छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम अरुण साव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। डेप्यूटी सीएम छत्तीसगढ़ के अरुण साव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अरुण साव जी का भारत 24 के मंच पर। सर, विजन ऑफ 2047 विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और आप एक ऐसे स्टेट से आते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। ऐसे में बहुत स्कोप बनता है इस राज्य का जो कि विजन ऑफ 2047 और विकसित भारत में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। लेकिन जब भी हम सर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में एक समस्या आती है नक्सलवाद की। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर एक्शन मोड में दिखे और उन्होंने डेडलाइन दे दी 2026 की कि हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। क्या रोड मैप, क्या तैयारी सरकार की, गृह मंत्रालय की इन कोलिशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करें और इन्हें मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाए? पूर्णिमा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। ये जो छत्तीसगढ़ है, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, बार बार जैसे कहा गया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये केवल कहने के लिए नहीं है, वास्तविकता है। हर काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है किसी न किसी रूप में और भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़, कौशल्या माता की धरती है। भगवान राम अपने वनवास काल का बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ की भूभाग पर बिताए हैं। बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि छत्तीसगढ़ की धरती में पैदा हुए, उन्होंने वहां काम किया और प्रकृति की भी असीम कृपा छत्तीसगढ़ के भूभाग पर है। बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पहाड़, जंगल, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार और सबसे बड़ी ताकत छत्तीसगढ़ की कि वहां के सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार और मेहनती लोग। और इसीलिए छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है। जिस विषय की चर्चा आपने छेड़ी है नक्सलवाद की, तो वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ उपेक्षित था जब देश और प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की सरकारों ने उपेक्षित किया, शोषित किया, बीमारी दी, अशिक्षा दी। पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया 1/11/2000 को। और जब 2003 में हमारी सरकार बनी तो न केवल बस्तर वरन सरगुजा का इलाका भी नक्सलवाद से बुरी तरह से प्रभावित था। हमारी सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जब बनी तो हमने थोड़े समय में सरगुजा से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त किया। 2008 तक जब हमारी सरकार थी, हमने बस्तर में भी बहुत थोड़े हिस्से तक ढकेल दिया था नक्सलवाद को, बहुत थोड़े हिस्से में बच गए थे। पर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और फिर नक्सलवाद ने अपने पैर पसारे। फिर जब 2023 में अब हमारी सरकार बनी है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो लक्ष्य तय करके रखा, छत्तीसगढ़ की जनता से वायदा किया कि हम बस्तर को नक्सल मुक्त बनाएंगे, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और आज 15 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, 380 से ज्यादा जो इनामी नक्सली है, बड़े बड़े नक्सली हैं, उनको मार गिराया है। 1200 से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। 1000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है और आज अंतिम सांसें ले रहा है नक्सलवाद। बस्तर की तरक्की के लिए, बस्तर के विकास के लिए
और छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास के लिए बस्तर में शांति आवश्यक है और हमारी सरकार मुस्तैदी से इस दिशा में काम कर रही है। और खास तौर पर क्योंकि आप बस्तर से ही हैं और बस्तर को लेकर बहुत अच्छे तरीके से आपने भी इस समस्या का जिक्र किया था कि नक्सलवाद कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन इसके साथ अबूझमाड़ है। अबूझमाड़ आज भी सर एक अबूझ पहेली है। हम सुनते हैं अबूझमाड़, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस अबूझमाड़ में क्या है। ये जानना चाहते हैं लोग कि उस अबूझमाड़ में सड़कें पहुंची हैं क्या, उस अबूझमाड़ में लाइट्स आती हैं क्या, उस अबूझमाड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है क्या, और वहां के लोगों को भी उस विकास का उतना ही अधिकार है जितना शायद आप नवा रायपुर में डेवलप कर रहे हैं। जब 2008 तक हमारी सरकार थी, बस्तर के संपूर्ण इलाके में हमने विकास की रेखा पहुंचाई, विकास की किरण पहुंचाई। कभी बस्तर में लगातार भूख से, बीमारी से मौतें हुआ करती थी, लोग कंदमूल खाकर जीवन जीते थे, और हमारी सरकार ने आज भूख से निजात दिला दी है बस्तर के लोगों को। और आज जब हमारी सरकार बनी है फिर से, 2018 से पहले भी हमने अधोसंरचना का खूब विकास किया। बस्तर के सभी जिलों में मूलभूत आवश्यकताएं पहुंचाई। वहां पर न केवल सड़कें बनाई, बिजली की व्यवस्था की, वरन स्कूल, अस्पताल बनाए, छात्रावास बनाए, आश्रम बनाए और स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बनाया। दंतेवाड़ा में जो हमारा एजुकेशन हब है, दुनिया के 10 बड़ी परियोजनाओं में वो शामिल हुआ और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया। आपको बताऊं, नारायणपुर में हमारा मलखंब की एकेडमी है। बस्तर का वो बहुत रिमोट एरिया है नारायणपुर, वहां मलखंब की एकेडमी है। वहां के बच्चों का करतब देखें। रक्षा खड़से जी बैठी हैं, एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि नारायणपुर का मलखंब एकेडमी जरूर देखने आए। एशिया स्तर पर वो नारायणपुर के बच्चे स्थान पा रहे हैं और खेल की सुविधाओं का, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट का, ये सब कुछ किया। पर पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं। अभी जब हमारी सरकार 2003 में बनी, हमने नियत निल्ला नार योजना बनाई, जो हमारे सुरक्षा के कैंप हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जो बस्तियां हैं, गांव हैं, उन गांव में सभी प्रकार के मूलभूत सुविधाओं को ले जाने का, कि उनके राशन कार्ड बने, उनके आधार कार्ड बने, उनके आयुष्मान कार्ड बने, वहां सड़कें हो, वहां बिजली हो, वहां पानी की व्यवस्था हो, ये काम चालू किया और उस पर तेज गति से काम आगे बढ़ा। वहीं दूसरी ओर हमने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया कि हमारे जो बस्तर के नौजवानों में प्रतिभा है, क्षमता है, वो उभर कर आए और वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े। आपको बताऊं, जो आंकड़े हैं, कम समय में 1,65,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें 40% से अधिक लड़कियां थी, बेटी थी। और उसके समापन में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी गए। फिर अभी हमने बस्तर पंडूम का आयोजन किया। बस्तर कला, संस्कृति और सभ्यता के मामले में बहुत समृद्ध है। वहां की भाषा, वहां के रहन सहन, वहां की वेशभूषा, वहां के आभूषण, ये अद्भुत है। उन सबको एक साथ इकट्ठा करके पूरे बस्तर में हमने बस्तर पंडूम का आयोजन किया, ताकि बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, ये आपके लिए करना सर इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बस्तर ने आपको छप्पर फाड़ प्रेम दिया और आपकी जीत में बस्तर ने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इसके साथ साथ अभी एक विरोध बहुत जबरदस्त सर हो रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, और क्योंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया कि कैसे कांग्रेस ने विकास नहीं होने दिया, इसी बिल को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन। ये कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है ये और संविधान की खिलाफत है। तो ऐसे में विपक्ष
क्या कोई भ्रम फैला रहा है, या फिर आप वो मैसेजिंग एक वर्ग विशेष तक पहुंचा नहीं पाए जिनके लाभ की आप बात करते हैं? यदि लोकसभा और राज्यसभा के डिबेट को किसी ने सुना होगा तो वो ये बात नहीं कहेगा। वास्तव में वक्फ संशोधन अधिनियम का संबंध किसी धार्मिक परंपरा से बिल्कुल भी नहीं, न धर्म पर दखलंदाजी है। वास्तविकता यह है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके मैनेजमेंट के लिए, कि वक्फ की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, उसका प्रबंधन पारदर्शी हो, उसका उपयोग कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में न होकर आम लोगों को उसका लाभ मिले, इस उद्देश्य से ये संशोधन आया है। पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है, पर जिन्हें लग रहा है कि उनके वोट बैंक खिसक जाएंगे, राजनीति में जो उनकी एक तरह से मोलभाव करने का जो स्वभाव है वो समाप्त हो जाएगा, ऐसे लोग ही ये आंदोलन कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आम मुस्लिम भी इस संशोधन के पक्ष में है, पूरा देश इस संशोधन के पक्ष में खड़ा है। वापस से सर लौटती हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ की तरफ, और क्योंकि आपकी बहुत भूमिका रही, आप एक अहम जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर निभा रहे थे। चर्चाएं ऐसी थी कि शायद मुख्यमंत्री के तौर पर आपका नाम सामने आए, तो अब पता नहीं मुझे सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद से क्या संतोष करना पड़ा आपको, या क्या वजह रही? देखिए, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। 1990 में पार्टी के वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम करने की मैंने शुरुआत की, और बाद में पार्टी ने मुझे लोकसभा का सांसद बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आज उप मुख्यमंत्री बनाकर जिम्मेदारी दी है। तो एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि, एक वार्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता को इतना कुछ पार्टी ने दिया है, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब मुझे जो जिम्मेदारी दी है हंसते हुए स्वीकार किया है, और उस जिम्मेदारी को हमेशा निभाने के लिए पूरी क्षमता, पूरी ऊर्जा का उपयोग करता हूं। जैसे आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया गया तो थोड़ी कठिन परिस्थितियां थी प्रदेश में, पर मैंने एक कार्यकर्ता के नाते उस चुनौती को स्वीकार किया। सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में जुटे, और अब तक जब 3 बार हमारी सरकार बनी थी पहले, तो 41% वोट मिला करता था अधिकतम, इस बार 46% वोट मिले। पहले 48-49 सीटें हमको मिलती थी, अधिकतम 51 सीटें, इस बार 54 सीटें मिली, तो ऐतिहासिक जीत मिली। ये सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का एकजुट मेहनत और छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद का परिणाम। और इसके लिए एक बार आपके लिए जोरदार तालियां इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आप नगरीय निकाय मंत्री भी हैं, और अभी नगरीय निकाय चुनावों में जिस तरीके की आपने जीत दर्ज की उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई सर। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भारत देश की बेटी हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ में काम करने के नाते एक समय रहा, मैं उससे लगाव महसूस करती हूँ। और एनसीआरबी के कुछ आंकड़े हैं जो मुझे इस बात को सोचने पर विवश करते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और बेहतर कदम उठाने की जरूरत है, और क्या ये आंकड़े सरकार को चिंतित करते हैं? तो क्या करेगी सरकार ताकि महिलाओं की सुरक्षा पर और ज्यादा फोकस किया जा सके? आपने नगरीय निकाय चुनाव की बात की। नगरीय प्रशासन मंत्री के नाते जब मैंने काम की शुरुआत की दिसंबर 2023 से, वास्तव में नगरीय निकायों की दुर्दशा थी, अव्यवस्था थी, केवल लूट खसोट यही सब कुछ चल रहा था। और हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार काम किया, और 10 नगर निगमों में, सभी की सभी 10 नगर निगम में कमल खिला भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना। नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। 49 में से 35 नगर पालिका के अध्यक्ष जीते,
और 135 में से 81 नगर पंचायत के अध्यक्ष जीते और ऐतिहासिक जीत, पहले कभी इतनी जीत नहीं मिली थी, तो ऐतिहासिक जीत मिली। वो सरकार के 14 महीना के कामों पर जनता की मोहर थी कि जनता विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार से संतुष्ट है, उनके कामों से संतुष्ट है। जी। दूसरा जो विषय आपने कहा कि ये सही है कि अभी कुछ घटनाएं हुई है। मैं आंकड़ों की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अंतर आया है सरकार और सरकारों में। पुरानी सरकार में जब कांग्रेस थी तो बड़े बड़े अपराध हो जाते थे और अपराधी को पकड़ा नहीं जाता था, वो फ्री होकर घूमते थे अपराधी। लेकिन आज कोई अपराधी घटना होती है, तुरंत कार्यवाही होती है। पर आपने बेटियों की सुरक्षा की बात की है, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। महिला थाना हम खोल रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जो जो प्रावधान हो सकते हैं हमारी सरकार कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका अच्छा असर दिखेगा। हमारी सरकार चिंतित है और हम इस दिशा में ठोस और मजबूत काम कर रहे हैं। बस समाप्त करने से पहले आपके 30 सेकंड और लूंगी सर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद कला और संस्कृति को बड़ा बढ़ावा देते हैं, परंपराओं को बड़ा बढ़ावा देते हैं और आप क्योंकि छत्तीसगढ़ की भूमि से हैं, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया कहा जाता है, तो ऐसे में मैंने सुना है कि आप खाली वक्त में छत्तीसगढ़ी गाने गुनगुनाना बड़ा पसंद करते हैं। तो इसी मंच से बस उसी गुनगुनाते हुए छत्तीसगढ़ी गाने के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे और उससे पहले जरा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर। पूर्णिमा जी, केवल कहा नहीं जाता है, वास्तव में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है भी। बिल्कुल। क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक बहुत लोकप्रिय गाना है, मोर संग चलाओ रे मोर संग चलाओ, मोर संग चलाओ रे मोर संग चलाओगा, गिरे परे हपटे मन औ परे डरे मन खे मन, मोर संग चलाओगा मोर संग चलाओ रे। आप सभी को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।